अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एमसीक्यूज़ करेंगे आज की वीडियो में, न्यूमेरिकल और जो हमारे को डेफिनेशंस दी हुई हैं, जो सवाल जवाब दिए हुए हैं, वो भी आज की वीडियो में करेंगे। तो जितनी भी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं एंड ऑफ यूनिट क्वेश्चंस में, वो तमाम की तमाम करेंगे। यानी इसके एमसीक्यूज़, न्यूमेरिकल और सवाल जवाब और जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम की तमाम सॉल्व करेंगे और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर फिर आपको उनके जवाबात दूंगा, ताकि आपको जो है वो मेमोराइज़ ना करना पड़े, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर नंबर 2 आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 जो है वो शुरू करेंगे, डायनेमिक्स। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस नहीं किया ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको क्लास 9 न्यू इंग्लिश बुक के नोट्स चाहिए हैं, यानी जो इंग्लिश के नोट्स हैं वो चाहिए हैं, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको स्क्रीन पर दे दिया है। ये वाहिद नोट्स होंगे जो तमाम यूनिट्स के होंगे, तमाम एक्सरसाइज के। आपको कोई भी ऐसे नोट्स नहीं मिलेंगे मार्केट में जो तमाम यूनिट और तमाम एक्सरसाइज के होंगे। तो इसमें जो है वो तमाम यूनिट सॉल्व होंगे इस नोट्स में। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 1.6 तक तमाम जो है वो यूनिट्स और तमाम चैप्टर आपको सॉल्व मिलेंगे, तो जिससे आपको पेपरों की तैयारी आसान हो जाएगी। और नोट्स में जो है वो 228 प्लस जो है वो पेजेस होंगे। तो चलें आज अब अपने एमसीक्यूज़ को शुरू करते हैं। नोट्स के बारे में मैंने बता दिया और फिज़िक्स के नोट्स भी बन रहे हैं, जल्द ही बन जाएंगे। जैसे ही बनेंगे आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलें सबसे पहला एमसीक्यूज़ देखते हैं और कहा क्या जा रहा है पढ़ते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ हैव डैश एंड सूटेबल यूनिट। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारे पास जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं उनके पास सूटेबल यूनिट होता है, और साथ ही साथ एक और चीज़ होती है। देखें, आपके पास है 4 मीटर की लेंथ। तो ये 4 क्या हो गया, ये m क्या हो गया, ये आपके पास यूनिट हो गया, जिससे आपको पता चल रहा है कि लेंथ है। तो ये 4 क्या है, मैग्नीट्यूड, यानी लेंथ है तो कितनी है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मिकदार, कि भाई 4 मीटर की लेंथ है, 5 मीटर की है या 6 मीटर की। तो ये है आपके पास मैग्नीट्यूड, जिसे m से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड हो गई। तो हमारे पास पहले में क्या है कि हमें स्केलर क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए, और स्केलर क्वांटिटीज़ के पास क्या क्या चीज़ होती हैं, एक होता है यूनिट और दूसरा होता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। दूसरा करते हैं, देखें, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैव डैश अलोंग विथ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ के बाद पास जो है वो आपको पता है यूनिट भी होता है और मैग्नीट्यूड, कि कितना आपके पास कोई चीज़ मौजूद है, ये मैग्नीट्यूड हो गया, मिकदार कितनी है। और उसका यूनिट क्या है, यानी कि जो फिज़िकल क्वांटिटी है वो कौन सी है, वो जो है फोर्स है, वेट है, टॉर्क है या क्या है। ठीक है, ये आपके पास यूनिट हो जाएगा। अच्छा, आपको जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज़ में एक चीज़ की और ज़रूरत होती है, वो होती है डायरेक्शन। तो ये हम अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं कि आपको वेक्टर क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। तो इसका जो सही है वो है हमारे पास बी। ठीक है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको आंसर लिख के दिखाऊंगा। अच्छा, विच वन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इनमें से कौन सी, यानी जो क्वेश्चन आपके पास जो एमसीक्यूज़ नंबर 3 है, इसमें कहा जा रहा है कि जो आपको नीचे क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, मास, वेट, टाइम, तो इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो वेट को बताने के लिए आपको डायरेक्शन बतानी पड़ती है कि वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है। ठीक है, तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो यानी डायरेक्शन बता रहे हैं। तो वेट है यहाँ पर हमारे पास, वेट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, 3 हो गए हमारे। अच्छा, 4 देखें, विच वन इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी में कोई भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको पता है ना, सिर्फ यूनिट चाहिए होता है और मैग्नीट्यूड। तो आपको पता है फोर्स की डायरेक्शन हम बताते हैं कि नॉर्थ की तरफ है, ईस्ट की तरफ, और साथ साथ वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होती है, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हमारे पास जो टाइम है उसकी हम कोई भी डायरेक्शन जो है वो नहीं बताते। ठीक है, टाइम जो है आपके पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, बहुत जो है फेमस है ये। अच्छा, डिस्टेंस इज़ अ डैश क्वांटिटी। तो डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, डिस्टेंस में आपको कोई भी डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आपको बताना पड़ता है कि कितना आपके पास डिस्टेंस है, यानी कितना मैग्नीट्यूड है, कितना यूनिट है। तो बस 2 ही चीज़ें बतानी हैं। तो 2 चीज़ें हम किस में बताते हैं, स्केलर क्वांटिटी में। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है हमारे पास। अच्छा, अब छठा तो बहुत आसान है, व्हाट इज़ एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट पूछा जा रहा है, याद कर लीजिएगा, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इसको पर सेकंड का स्क्वायर कहा जाता है, या एस और इनवर्स और स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। वेलोसिटी का यूनिट पूछा जा रहा है 7 में, व्हाट इज़ ऐसा यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, बहुत सिंपल है, मीटर, सेकंड और 1 या 2 1 आता है। ठीक है, सेम है एक तरह से देखा जाए, लेकिन एक्सेलरेशन में स्क्वायर आता है और वेलोसिटी में 1 आता है। आखिरी करते हैं
और फिर अपने आगे सवालों की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड। तो 2 पॉइंट के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? देखें, ये आपके पास ए है और ये बी है। अब मुझे जाना है ए से बी तक, मैं गया यहाँ से घूम फिरा के, फिर जाना है मुझे ए से बी तक, अब मैं गया और घूम फिरा के। तो सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होगा कि सीधा जाऊँ। इसके अलावा आपको कोई और छोटा डिस्टेंस नज़र आ रहा है कि इसके अलावा आपको कोई और छोटा डिस्टेंस नज़र आ रहा हो कि भाई सर आप जो है पहले इधर चले जाएं फिर यहाँ आ जाएं तो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा? नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाना, तो इसको कहा जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कहा जाता है 2 पॉइंट के दरमियान? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो 2 पॉइंट के दरमियान सबसे छोटा डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन होती है और उसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो स्मॉल लिखा हुआ था तो मैं जो है सिर्फ यही लिख रहा हूँ, तो जो है इसको कैपिटल लेटर में लिख रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट। तो मेरे पास भी अभी नोट सिर्फ 3 चैप्टर के ही हैं, बाकी जल्द से जल्द बन रहे हैं, तो इंशाल्लाह जैसे ही बनेंगे आपके साथ सबसे पहला काम होगा कि नोट्स को शेयर कर दिया जाए। ठीक है, तो ग्रुप के अंदर अगर आप ऐड होना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं ग्रुप का क्राइटेरिया आपको बता दूंगा। तो ये हो गया हमारे पास MCQs। अब आ जाएँ सवाल जवाब और फिर न्यूमेरिकल्स। तो स्टूडेंट अब जो है हम अपने क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। तो न्यूमेरिकल सिंपल हैं, बस हमें जो है वो इक्वेशंस ऑफ मोशंस को जो है वो याद रखना होगा, और जो वेलोसिटी एक्सेलरेशंस के फॉर्मूले हमने पीछे पढ़े थे वो याद रखने होंगे, और हमारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं, सबसे पहले आपको देखते हैं कि क्वेश्चन आंसर्स क्या दिए हुए हैं, यानी क्वेश्चन आंसर सेक्शन बी में आपको क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। तो आपने जो है वो डिफ़ाइन करना है रेस्ट और मोशन को, यानी सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है, रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। तो ये दोनों क्वेश्चंस भी मैं आपको करवा दूंगा, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चंस जो है वो चलते हुए नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, ये पहले दो सवाल एक साथ करा दूंगा, तो पहले दूसरा सवाल भी पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय रिलेटिव मोशन। तो हमने पहले क्वेश्चन में क्या बताना है कि हमारे पास क्या मोशन, रेस्ट क्या होता है। ठीक है, रेस्ट क्या चीज़ है, पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया कि आपने बताना है कि मोशन क्या होता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। अच्छा, तीसरे क्वेश्चन में आपने बताना है कि आपके पास रिलेटिव मोशन क्या होता है। तो चले आ जाएं, इन तीनों की जो है वो हम अब डेफिनेशन करते हैं कि ये क्या होती हैं चीज़ें। तो मैं बस आपको जो है वो स्लाइड नज़र आ रही होगी, आप जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप इसे चाहें तो अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट आपको जो है सबसे पहली डेफिनेशन जो नज़र आ रही होगी लिखी हुई, वो रेस्ट की आ रही होगी। तो रेस्ट क्या होता है हमारे पास, अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ़ it does not change its position with respect to its surroundings। यानी बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, ये जो है आपके पास क्या होता है, रेस्ट। यानी जहाँ खड़ी है वहीं पर खड़ी रहे, कोई भी जगह मूव ना करे। फॉर एग्जांपल अगर एक इंसान यहाँ खड़ा हुआ है तो वो आधे घंटे बाद भी यहीं पर खड़ा रहे, तो ये रेस्ट है। ठीक है, कोई मोशन नहीं हो रहा। तो आपको जो है वो डेफिनेशन नीचे नज़र आ रही होगी। अच्छा, उसी के बराबर में आपको मोशन भी लिख के दिया हुआ है, और मोशन क्या होता है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। तो मोशन क्या होता है कि अगर एक इंसान यहाँ खड़ा हुआ था 1 सेकंड पहले, अगले सेकंड में जो है वो आगे मूव कर गया, यानी वो जो है वो आगे चला गया, और फिर अगले सेकंड में फिर आगे बढ़ गया, तो अपनी जगह को तब्दील करता रहा। यहाँ खड़ा हुआ था, यहाँ पर आ गया, फिर आगे चला गया, तो वो जो है मोशन करता रहा और अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को, इर्द गिर्द की जगह को चेंज करता रहा, एक जगह से दूसरी जगह जाता रहा, पोजीशन बदलता रहा, ये मोशन है। मोशन क्या होता है, सिंपल डेफिनेशन, कि एक इंसान जो है या कोई भी चीज़ अपनी जगह को चेंज करके आगे बढ़ जाए और अपनी पोजीशन को बदल ले। ठीक है, तो ये होता है मोशन। अच्छा, अब आपके पास है रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन क्या होता है, इसकी एग्जाम्पल देखते हैं और फिर अपने अगले सवाल करते हैं। तो स्टूडेंट आपको जो है वो रिलेटिव मोशन की भी डेफिनेशन जो है वो नज़र आ रही होगी। रिलेटिव मोशन इज़ द कैलकुलेशन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिगार्ड टू सम अदर मूविंग ऑब्जेक्ट। तो रिलेटिव मोशन वो मोशन होता है जो कि दूसरे ऑब्जेक्ट से देखा जाए, यानी जो है वो एक चीज़ जो है वो मूव कर रही हो और उससे जो है दूसरी चीज़ को देखा जाए, तो ये आपके पास क्या होता है, रिलेटिव मोशन जो है वो होता है। अच्छा, अब इस चीज़ को आप समझेंगे कैसे रिलेटिव मोशन होता क्या है। देखें, यूनिवर्स में कोई भी चीज़ कंप्लीट रेस्ट में नहीं है। अगर आपके पास एक पेन रखा हुआ है सामने डेस्क पर, या आपने अपनी डिबिया में पेन, तो आप बोलेंगे कि वो रेस्ट में है।
ठीक है, लेकिन वो भी रेस्ट में नहीं है, मोशन कर रहा है। अगर मैं उसी पेन को मून से जाकर देखूं, यानी आपकी डिबिया को मून से किसी बड़े टेलीस्कोप से देखूं, तो आपकी डिबिया जो है मुझे मोशन करती हुई नज़र आएगी, यानी जगह बदलती हुई नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि जो है वो घूम रही होगी, हमारी जो है वो मून जो है वो ऑर्बिट में घूम रहा होगा, तो हमें जो है वो मोशन नज़र आएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे हमें पता चलेगा कि वो जो है मोशन नहीं कर रहा, यानी वो जो है वो मोशन कर रहा है, सॉरी वो जो है वो मोशन कर रहा है, अपनी जगह को तब्दील कर रहा है। तो वो मोशन जो किसी और के थ्रू देखा जाए और चीज़ जो है वो मूव कर रही हो, तो ये जो है वो रिलेटिव मोशन है। कोई भी चीज़ जो है वो एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है, यानी जो है वो मुसलसल रुकी हुई नहीं है। अगर किसी और रेफरेंस पॉइंट से देखेंगे तो चीज़ जो रुकी हुई आपको नज़र आ रही है, मैं देखूंगा तो वो मोशन कर रही होगी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपने दोस्त के साथ बस में बैठे हुए हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका दोस्त मोशन कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आप बोलेंगे नहीं कर रहा, वो तो आपके बराबर में बैठा हुआ है। लेकिन अगर मैं बस के बाहर खड़े होकर आपके दोस्त को देखूं, तो वो तो अपनी जगह तब्दील कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह चला गया, बस में बैठा हुआ है, बस मोशन कर रही है। तो मैंने देखा तो जो आपका दोस्त है वो मोशन कर रहा था, लेकिन आपने देखा वो नहीं कर रहा। तो आप भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। क्यों? क्योंकि हमने रेफरेंस पॉइंट अलग अलग लिया, मेरा रेफरेंस पॉइंट अलग था, आपका अलग था। तो इधर भी रिलेटिव मोशन में ये होता है कि मोशन को जो है वो दूसरे मोशन के रिस्पेक्ट से देखना। ठीक है, रिलेटिव मोशन। तो ये डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, मैंने आपको दिखा दी है, तो आप जो है ये नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये हमारे सवालात हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों सवालात हमारे हो गए। तो चलें अब अपना अगला सवाल करते हैं और देखते हैं उसमें जो है हमें क्या बताया जा रहा है। तो स्टूडेंट, अगला जो आपके पास पॉइंट है और अगली जो आपको टाइप्स बतानी है वो मोशन की बतानी है। तो उसमें आपको बताना है, आपको सबसे पहले डिफ़ाइन करना है, यानी डेफिनेशन बतानी है कि स्पीड क्या होती है। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया मैंने। और दूसरा जो क्वेश्चन हो गया आपका, हो गया आपने जो है वो वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्या है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान क्या डिफरेंस होता है, ये आपने जो है वो बताना है। कि डिस्टेंस, चले यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, डिफरेंस आपने बताना है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो है हमारे अब अगले क्वेश्चन है। तो ये भी आसान है, बस हमें इधर भी डेफिनेशंस देनी होंगी और चीज़ें जो है वो बतानी होंगी। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, ये आपका दूसरा हो गया और ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। तो चलें अब इन 3 क्वेश्चंस को जो है हम सॉल्व करते हैं और इन 3 क्वेश्चंस के जो है वो जवाब देखते हैं। तो डिस्टेंस की स्पेलिंग जो है थोड़ी पीछे छुप गई थी, तो मैंने यहाँ क्लियर कर दी। तो जवाब आपको नीचे जो है वो नज़र आ जाएंगे, एक तरफ सवालात आपको नज़र आ रहे होंगे। तो चलें आज इनके जवाबात देखते हैं। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि आपके पास स्पीड क्या होती है, कि कितना जो है वो डिस्टेंस कवर हो रहा है कितने टाइम में, ये आपके पास स्पीड होती है। यानी अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज़ कॉल्ड स्पीड। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स ऐसा यूनिट इज़ मीटर पर सेकेंड और मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो आपको जो है वो डेफिनेशन लिखी हुई नज़र आ रही होगी बोर्ड के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर इसका जो फार्मूला है वो क्या होता है, v = s/t। ठीक है, तो ये इसका जो है वो फार्मूला होता है और इसे जो है वो हम क्या कहते हैं, इसे हम जो है वो स्पीड कहते हैं, इस फार्मूले को स्पीड फार्मूला कहते हैं। तो ये जो है हमारे पास स्पीड हो गई। अच्छा, अब वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी देख लेते हैं। तो स्पीड मैंने आपको बता दिया कि कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है कितने टाइम में, ये आपके पास जो है वो कितने पर यूनिट टाइम में। ठीक है, ये जो है आपके पास क्या होता है, ये स्पीड होती है। अच्छा, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी भी की डेफिनेशन सेम है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि कितना जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। वहाँ पर क्या कवर हो रहा था, डिस्टेंस, और यहाँ क्या कवर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है कितने टाइम में, ये जो है आपके पास क्या होती है, ये होती है वेलोसिटी। यानी कितना डिस्टेंस, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है कितने पर यूनिट टाइम में, ये आपके पास वेलोसिटी हो गई। अच्छा, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसमें डायरेक्शन बतानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट आता है। अच्छा, और आपके पास इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, यूनिट स्पीड और वेलोसिटी का सेम होता है। ठीक है, यूनिट में फ़र्क दोनों में नहीं होता। अच्छा भाई,
अब जो है हमारे पास डिफरेंस बताना है किसके दरमियान, हमें डिफरेंस बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। तो सबसे पहला जो हमारे पास जिसकी डेफिनेशन है यानी इसका जो डिफरेंस है वो पढ़ लेते हैं। द टोटल लेंथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी विदाउट मेंशनिंग डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में क्या होता है कि हम कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं करते, किसी भी डायरेक्शन में मोशन कर कर जहाँ पर हमें पहुँचना होता है पहुँच जाते हैं। जैसे कि मैंने पीछे आपको समझाया था, पॉइंट ए है, फिर आपके पास पॉइंट बी है, तो आप यहाँ से मोशन करते हुए आए, यहाँ से कहीं से भी मोशन घूम फिर आते हुए आए, ये आपने डिस्टेंस हो गया आपका, क्या हो गया, ये ऐसे हो गया डिस्टेंस। ठीक है, ये आपका हो गया डिस्टेंस कवर किया आपने। ठीक है, ये हो गया आपके पास डिस्टेंस। तो कोई भी डायरेक्शन फेस नहीं। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो जो आप मिनिमम डिस्टेंस कवर करेंगे 2 पॉइंट के दरमियान, या जो 2 पॉइंट के दरमियान मिनिमम लेंथ कवर करेंगे, तो इसे जो है वो डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। डी से डिनोट किया जाता है। क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपके पास पहला हो गया कि 2 पॉइंट के दरमियान सबसे छोटा डिस्टेंस या लेंथ कवर करना डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है और इसको डिनोट किया जाता है एस से। तो देखें मैंने यहाँ एस से डिनोट किया डिस्टेंस। और आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है 2 पॉइंट के दरमियान, और इसे किससे डिनोट किया जाता है, डी से डिनोट किया जाता है। तो ये आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो गया। मैंने आपको लिख के भी दिखा दिया है, मतलब जो स्लाइड चल रही है उससे आप चाहें तो कॉपी नोट डाउन कर लीजिएगा। चलें, तो ये हमारा 2 सवालात हो गए, 3 सवालात हो गए। तो आप अपने अगले सवालात पे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो चौथा सवाल है वो भी करते हैं कि आपको चौथे सवाल में कहा जा रहा है कि एक्सेलरेशन को डिफ़ाइन करें, या क्वेश्चन नंबर चलें 4 ही बोलते हैं इसे। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक्सेलरेशन को डिफ़ाइन करें, कि एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास होती क्या है। तो इसकी डेफिनेशन भी जो है वो आपको नीचे चलती हुई नज़र आ रही होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं इसकी डेफिनेशन भी आपके लिए पढ़ देता हूँ कि आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो क्या होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड का स्क्वायर या मीटर पर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, ठीक है, अपॉन टाइम। या अगर इसको आप बंद करके लिखना चाहें तो बंद करके कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू डेल्टा वी। ठीक है, डेल्टा वी जो है वो वी एफ माइनस वी आई अपॉन वी एफ माइनस वी आई के बराबर होता है टाइम। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से अगर आप लिखेंगे तो सही होगा, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों ही फॉर्मूले हैं एक्सेलरेशन के, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है कि भाई कितना जो है वो कितनी जो है वो वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है पर सेकंड टाइम में, यानी पर यूनिट टाइम में कितनी तब्दीली आ रही है वेलोसिटी में, ये आपके पास एक्सेलरेशन होती है। यानी वेलोसिटी जो है वो कितना बढ़ती जा रही है या कितना कम होती जा रही है। ठीक है, ये एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन को तो एक्सेलरेशन कहा जाता है, लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी कहा जाता है। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन भी आपको नज़र आ रही है। तो क्या सिंपल डेफिनेशन है कि कितना जो है वो पर यूनिट टाइम में कितनी वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है, ये हमारे पास एक्सेलरेशन होती है। ठीक है, तो चलें आप आ जाएं, हम अपना जो है वो न्यूमेरिकल करते हैं। तो स्टूडेंट आपके पास जो न्यूमेरिकल नंबर 1 है वो एक्सेलरेशन से ही रिलेट करता है, और उसमें हमने जो है वो एक्सेलरेशन ही बतानी है। तो सबसे पहले मैंने आपको न्यूमेरिकल करने के जो है वो तरीके सिखाए थे कि सबसे पहले आपने क्या करना है, गिवन डेटा लिखना है। ठीक है, जो डेटा आपको दिया हुआ है वो आपने नोट डाउन करना है। तो सबसे पहले मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ बीच में, ताकि हमारे पास जगह थोड़ी ज़्यादा हो जाए, इधर और इधर दोनों तरफ सॉल्व कर सकें हम अपने सवालात को। तो सबसे पहले क्या करना है, गिवन डेटा, यानी जो हमें डेटा दिया हुआ है उसका एक जो है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। कहा जा रहा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ अ बस, बस की एक्सेलरेशन बतानी है आपने। दैट स्पीड अप, तो बस की जो स्पीड है या जो वेलोसिटी है वो आपके पास कितनी है, ये जो है वो इनिशियल है। अच्छा, इनिशियल कैसे है, पहले दी हुई है। ठीक है, मीटर 20 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। अच्छा, 20 मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अच्छा, इसकी जो है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी है 40 मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये आपके पास हो गई वेलोसिटी। अच्छा, आपको टाइम भी दिया हुआ है 8 सेकेंड। टाइम कितना दिया हुआ है आपको, 8 सेकेंड। सिर्फ इसका यूनिट लिखें, जो इसके यूनिट में जो इसका सिंबल इस्तेमाल होता है सिर्फ वो लिखें।
अब फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, तो आपको पहले ही बोल दिया था उन्होंने एक्सेलरेशन फाइंड कर लो, तो ये आपने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। अच्छा सोल्यूशन, तो सोल्यूशन में सबसे पहले फार्मूला मेंशन करें, तो फार्मूला क्या है, वी एफ, चलें इसको नीचे बना के लिखते हैं, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। तो आपको सब कुछ पता है, वी एफ भी पता है, वी आई भी पता है, और टाइम भी आपको अच्छी तरीके से जो है वो पता है। तो आपने क्या करना है, बस आपने अब वैल्यूज़ को पुट करना है, ठीक है। फार्मूला सेट कराने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूला सेट है, तो बकिया काम ऊपर कर रहे हैं। तो 40 माइनस 20, वी एफ दिया हुआ था 40, और हमें जो है वो वी आई जो दिया हुआ था 20, और टाइम जो है वो 8 सेकेंड। तो 20 को जब माइनस करेंगे, 40 को जब माइनस करेंगे 20 से, तो हमारे पास आएगा कितना, 20, और साइन पॉजिटिव आएगी क्योंकि 40 के साथ पॉजिटिव साइन है, हमेशा माइनस में बड़े नंबर की साइन आती है। अच्छा 8। अच्छा अब क्या करना है, अब हमने जो है वो 20 को डिवाइड करा देना है 8 से, तो जो कि हमारे पास आ रहा है 2.5। कैलकुलेटर का इस्तेमाल कीजिएगा, पेपर में भी पॉकेट कैलकुलेटर अलाउ होता है, ठीक है। ये गलत है, क्यों गलत है, हमने यहाँ पर यूनिट जो है वो नहीं लिखा, मीटर सेकेंड का स्क्वायर, मीटर सेकेंड इन्वर्स का स्क्वायर, ठीक है। और चाहे तो आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं यूनिट को, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, दोनों तरीके से आप यूनिट मेंशन कर सकते हैं। तो ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1 हुआ, ठीक है। चलें अब अपने अगले क्वेश्चंस देखते हैं और फिर उसे भी सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट अगले जो सवाल हैं हमारे पास वो क्या है, क्वेश्चन नंबर ए है, तो जिसमें 2 सवालात आपको दिए गए हैं, ठीक है। इसमें अब ए 1 2 नहीं, ए शो करते हैं। तो इसमें आपको दिया है उन्होंने स्केलर डिफ़ाइन करना है, स्केलर और स्केलर एंड वेक्टर को जो है आपने डिफ़ाइन करना है। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ को आपने यहाँ पर डिफ़ाइन करना है, ठीक है। ऐसे नहीं आएगा, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करना है। तो ये दोनों अलग अलग क्वांटिटीज़ होती हैं, ऊपर भी इनके मुतालिक न्यूमेरिकल्स एमसीक्यूज़ में हमारे से पूछा गया था, तो वहाँ मैंने आपको इनकी डेफिनेशंस बता दी थी, तो यहाँ मैं इसको नोट डाउन भी कर दूँगा। आपसे जो है वो क्वेश्चन नंबर बी में क्या पूछा जा रहा है ये भी लिखते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि हाउ रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटीज़ आर रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। तो ग्राफिकली जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज़ को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है ये आपने बताना है, ठीक है। हाउ रिप्रेजेंट वेक्टर QUAN क्वांटिटीज़ आर रिप्रेजेंट। तो इन्हें आपने क्या करना है, इन्हें आपने जो है वो ग्राफिकली वेक्टर क्वांटिटीज़ को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं ये आपने जो है इधर बताना होगा। तो बहुत ही आसान है, कोई भी मुश्किल नहीं है। नीचे आपको स्लाइड चलती हुई नज़र आ रही होगी, तो चलें उसको पढ़ते हैं और सवालात को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो है वो स्केलर क्वांटिटी को देखते हैं कि हमारे पास स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। उसके बाद जो है हम अपने पास जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं उनको देखेंगे कि हमारे पास जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज़ की क्या डेफिनेशन है, द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट इज़ कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। तो वो क्वांटिटी जिनको डिफ़ाइन करने के लिए सिर्फ जो है हमें मैग्नीट्यूड और यूनिट की ज़रूरत होती है वो स्केलर क्वांटिटीज़ होती है, जैसे कि स्पीड, टाइम, मास, डेंसिटी, ETC। अच्छा वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, द फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड विथ यूनिट एंड पर्टिकुलर डायरेक्शन इज़ कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। तो वो क्वांटिटी जिनको डिफ़ाइन करने के लिए हमें यूनिट और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़े तो उसे जो है वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। यानी अगर फोर्स लग रही है तो किस डायरेक्शन में लग रही है, क्योंकि अगर उलट डायरेक्शन में लगेगी तो काम भी उल्टा होगा, ठीक है। अगर आपको आगे जाना है और फोर्स पीछे लग रही है तो आप आगे जाने के वजह पीछे जाएंगे, तो इसलिए डायरेक्शन बतानी पड़ती है। अच्छा ग्राफ में जो है वो किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ को, तो ये भी देख लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर डायग्राम इज़ एन ईजी वे टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी। द डायरेक्शन लाइन सेगमेंट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड एरो हेड गिव्स इट्स डायरेक्शन। तो आपको जो है वो स्लाइड नज़र आ रही होगी, आप जो है नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में। तो इसको समझ लीजिए कि आपने वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, यहाँ मैं छोटा सा बनाता हूँ क्योंकि नीचे आपको जो है वो चल रही होगी।
स्लाइड चल रही होगी। तो यहाँ पर आपने ग्राफ बनाना है, ठीक है। ये आपने ग्राफ बनाया। अच्छा, ग्राफ में आपने यहाँ पर ये लाइन बना दी। ये एरो हेड जो है डायरेक्शन बता रहा है कि आगे की तरफ है, और ये जो लाइन है ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है कि वेक्टर जो है किस तरफ है। यानी यहाँ पर ये है ईस्ट और ये है नॉर्थ, तो जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा। और ये वेस्ट हो गया और ये हो गया हमारे पास साउथ, ठीक है। तो 50 का वेक्टर है, यानी क्वांटिटी मैग्नीट्यूड जो है वो 50 है। और ये कौन सी वेक्टर है, ये हमारे पास वेलोसिटी है। यूनिट भी आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। और एंगल कितना बना रहा है, 30 का, ठीक है। तो इस तरह से वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है कि कितना उसका मैग्नीट्यूड है, क्या उसका यूनिट है और किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस तरह ग्राफ बनाकर उसे रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो ये सवालात हो गए। अब अपने आगे सवालात करते हैं। तो स्टूडेंट, ये तमाम सवालात डिटेल में आपको मैं पहले ही समझा चुका हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएं। लेकिन अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको बात समझ में आ जाए जो मैंने बात बताई है। चलिए स्टूडेंट, अब अपने जो है वो अगला सवालात करते हैं। तो अगले जो सवालात हैं वो इक्वेशंस ऑफ मोशन से रिलेट करते हैं, और दोनों के दोनों आपको क्या दिए हुए हैं, न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। तो दोनों के दोनों आपको अब अगले न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो उन न्यूमेरिकल्स को आज सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स में आपको सबसे पहले मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि हमारे पास जगह हो जाए। कहा जा रहा है कि अ बस इज़ मूविंग ऑन अ रोड विथ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी नहीं कहा हुआ, सिर्फ आपको 15 मीटर सेकेंड दिया हुआ है, 15 मीटर सेकेंड इनवर्स दिया हुआ है। तो ये जो है हमारे पास वेलोसिटी है। लेकिन अब यहाँ सवाल उठता है कि इनिशियल है या फाइनल। तो सबसे पहले दी हुई है तो इनिशियल होगी, ठीक है। तो कितनी वेलोसिटी दी हुई है, मीटर सेकेंड इनवर्स। अच्छा, उसके साथ आपको दी हुई है एक्सेलरेशन भी दे दी यहाँ पर इन्होंने। एक्सेलरेशन कितनी दी हुई है, एंड इट एक्सेलरेशन एट 5 मीटर सेकेंड इनवर्स का स्क्वायर। अच्छा, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बस। तो आपने पता करनी है फाइनल वेलोसिटी, लेकिन उसके साथ आपको दिया हुआ है टाइम 8 सेकेंड। तो 8 सेकेंड में जो उसने डिस्टेंस कवर किया, 8 सेकेंड में जो उसके पास एक्सेलरेशन रही वो आपको दिया हुआ है, जो उसने 8 सेकेंड में उसने एक्सेलरेशन कवर की। तो पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो है वो एस लिख दीजिए। तो फाइंड क्या करना है, ये जो है हमारे पास गिवन डेटा, ये क्या हो गया हमारे पास, गिवन डेटा, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ। तो टू फाइंड क्या करना है हमने, फाइनल वेलोसिटी VF। तो यहाँ पर अब क्या लगेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन के सवालात हैं। तो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने पढ़ी हैं और उन्हीं में से एक इस्तेमाल होगी, ठीक है। सोल्यूशन लिखते हैं। तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन, तो कोई ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन जिसमें फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी भी आती हो और डिस्टेंस ना आता हो और टाइम भी आता हो। तो एक ही है हमारे पास ऐसी, VF इज़ इक्वल टू, F को कभी भी इसके बराबर नहीं बनाइएगा, छोटा ही बनाइएगा हमेशा। VF इज़ इक्वल टू VI प्लस AT। तो ये जो है यहाँ पर लगेगा, लेकिन इसको आपने सेट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो पहले से ही सेट करके दिया हुआ है इन्होंने। तो V कितना दिया हुआ है आपको, 15 यानी 15, ठीक है। और टाइम कितना दिया हुआ है, पहले एक्सेलरेशन लिख देते हैं 5, और उसके बाद टाइम कितना दिया हुआ है 6। तो आपने क्या करना होगा, आपने जस्ट जो है वो 15 को एज इट इज़ लिख देना है और 6 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देना है, या 5 मल्टीप्लाई बाय 6 30 कर देना है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई कितनी, ये आपके पास आ गई 45। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी रही आपकी, 45। अच्छा, यहाँ पर यूनिट जो है वो लिखना पड़ेगा आपको। तो स्टूडेंट, इसका जो यूनिट है वो क्या होगा, मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हैं या मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब न्यूमेरिकल नंबर 2 करते हैं। तो स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, अ कार स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट। तो सबसे पहले लाइन ड्रॉ करते हैं। एक गाड़ी जो है वो रुकी हुई थी, फिर चलना शुरू हुई। तो गिवन डेटा देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो ये ज़रूर करिएगा, पेपरों में अच्छे से अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। तो गाड़ी जब रेस्ट से चलना शुरू होती है तो इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होती है, ठीक है। जब गाड़ी रेस्ट से चलना शुरू हो तो इनिशियल वेलोसिटी 0, जब गाड़ी चल रही हो और रुक जाए तो फाइनल वेलोसिटी 0। तो अभी रेस्ट से चलना शुरू हुई है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, यूनिट मेंशन कर देते हैं। तो देखें इसमें फाइनल वेलोसिटी है या नहीं है, बिल्कुल इसके अंदर जो है वो फाइनल वेलोसिटी इसमें हैगी, ठीक है। तो आपको जो है फिर आगे इन्होंने क्या दे दिया, इन्होंने आगे आपको एक्सेलरेशन दे दी विथ एन एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन में एक गड़बड़ है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन का जो यूनिट है इन्होंने यूनिट गलत दिया हुआ है। तो वेलोसिटी आपके पास नहीं है फाइनल, सिर्फ आपके पास एक्सेलरेशन है।
और वो जो है वो 5 मीटर सेकेंड इन्वर्स है। ठीक है, ये स्क्वायर नहीं है, ये इन्वर्स है, लेकिन यहाँ पर आएगा स्क्वायर क्योंकि अगर इन्वर्स लगाया तो गलत हो जाएगा यूनिट। तो स्टूडेंट ये चीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये गलती है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अ कार स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट, गाड़ी जो है वो रुकी हुई थी फिर चलनी शुरू हुई तो इनिशियल वेलोसिटी 0। अच्छा, विथ एन एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन के साथ, तो एक्सेलरेशन का यूनिट हमेशा स्क्वायर आता है, इन्वर्स स्क्वायर, इन्वर्स में 1 कभी भी नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, फाइंड आउट द टाइम, तो आपने टाइम पता लगाना है, लेकिन आपको डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है आपको 50 मीटर का, और पता क्या करना है आपने, टू फाइंड क्या करना है, ताकि आप न्यूमेरिकल्स बिल्कुल सही करें, आपने टाइम पता करना है कि कितना डिस्टेंस पता, ये जो इन्होंने डिस्टेंस पता किया 50 मीटर का जो डिस्टेंस ये हमारे पास जो आया है ये कितने टाइम में आया है, ये पता करना है। सोल्यूशन, अच्छा कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें इनिशियल वेलोसिटी भी आती है, टाइम और डिस्टेंस और एक्सेलरेशन आता है। सिर्फ एक ही ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें ये तीनों चीज़ें, ये चारों चीज़ें आ रही होती हैं, तो वो है हमारे पास सेकेंड, S इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ठीक है, सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं, बस आपने फार्मूला सेट कराना होगा। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक है, वहाँ के माइनस हो जाएगा, तो S माइनस वी आई टी। ठीक है, और यहाँ पर बच गया 1/2, यहाँ पर बच गया, छोटा छोटा करके लिखूँगा ताकि पूरा एक ही में आ जाए, 1/2 ए टी का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब ये 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो S माइनस, और दोनों से मल्टीप्लाई होगा, S माइनस वी आई, सही, और ये बच गया ए टी। ठीक है, तो अब ए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ये यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, 2 जो है वो डिवाइड हो रहा था तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, अब ए जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिख देते हैं 2S माइनस वी आई टी, और ये हो गया ए, और ये हो गया टी का स्क्वायर। तो हमें सिर्फ टी पता करना है, स्क्वायर नहीं पता करना। ठीक है, तो उसे बाद में स्क्वायर रूट लगा के कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ए। ठीक है, तो अब सेट हो गया, फार्मूला सेट हो गया, पुट कर दें वैल्यू, तो 2, अच्छा S कितना दिया हुआ है 50, वी आई आपके पास 0 है, और टी भी 0 हो जाएगा, इस तरह टी भी 0 हो जाएगा, तो टी तो वैसे भी हमें पता नहीं है तो ऐसे ही लिखे रहने हैं। ठीक है, चलें इसको ब्रैकेट बना देता हूँ, इसमें भी इसको स्क्वायर ब्रैकेट कर देता हूँ। ठीक है, ये टी लिख दिया, और यहाँ पर ये हो गया, और एक्सेलरेशन आपको कितनी दी हुई है 5, तो सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया आपके पास 250, ये 0 था तो 0 ख़त्म हो जाएगा, और ये हो गया 5। ठीक है, तो अब इसे थोड़ा सा यहाँ जगह बची है तो यहाँ भी लिख देता हूँ, फिर इसे रिमूव करके आगे करते हैं। तो 2 में अगर मल्टीप्लाई किया 50 तो कितना होता है 100, और डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो अब रिमूव करके आगे करते हैं। तो यहाँ तक मैंने रिमूव कर दिया, अब मैं डिवाइड करूँगा किससे, अब अगर मैंने डिवाइड किया 100 को 5 से तो मेरे पास कितना आएगा स्टूडेंट, 100 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है 20, 100 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है 20। तो अब स्क्वायर ख़त्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड स्क्वायर लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, या जो मैथ में एक जगह करते हैं काम वो दूसरी जगह भी करना पड़ता है। तो ये आ गया मेरे पास स्क्वायर रूट, और ये 20 पे भी आ गया, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो 20 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा, 20 का स्क्वायर रूट लेके देखते हैं। 20 का स्क्वायर रूट आएगा हमारे पास, अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या चाहें तो आप इसको और सिंप्लीफाई कराकर डेसिमल में भी लिख सकते हैं, 4.472, तो हो सके तो डेसिमल में लिखिएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया आंसर, ये S है। ठीक है, ये S बना दिया, S यानी सेकंड, तो ये जो है वो बिल्कुल ठीक आया है आपका आंसर। ठीक है, आप चाहें तो इसे मैच करके भी देख सकते हैं। तो ये आपके पास टाइम आ गया। तो अब अपना अगले सवाल याद करते हैं। तो स्टूडेंट आगे आपने क्या बताना है, डिफाइन मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी क्या बताना है। क्वेश्चन नंबर पहले जो हमारे को क्वेश्चन दिए हुए हैं वो कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी डिफ़ाइन करो, DEFINE, डिफ़ाइन मोशन, यानी जब ग्रेविटी हमारे पास हो तो फिर मोशन क्या हो रहा होता है वो बताना है। ठीक है, अंडर ग्रेविटी।
आपको पता है कि ग्रेविटी जो है वो एक एक्सेलरेशन है जो कि अर्थ की अट्रैक्शन की वजह से आती है, तो हमें ये डिफ़ाइन करना है। और उसके बाद फिर हमने दूसरे सवाल में क्या करना है, वाई ग्रेविटी इज़ टेकन नेगेटिव फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो दूसरा सवाल हमारे पास क्या होगा, उसके बाद फिर इसके MCQs होंगे, न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि वाई GRAVITY ग्रेविटी इज़ टेकन TIKEN टेकन नेगेटिव। तो ये बताना है कि नेगेटिव क्यों ली जाती है ग्रेविटी, और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ग्रेविटी नेगेटिव क्यों ली जाती है जब हमारे पास मोशन ऊपर की तरफ हो रहा हो, ठीक है, यानी जब हम अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करके जा रहे हों। ऑब्जेक्ट मूविंग अपवर्ड, चलें अपवर्ड को जो है मिला के लिखते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये आपके पास जो है वो सवाल आ गया कि वाई ग्रेविटी इज़ टेकन नेगेटिव फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन, क्यों ली जाती है ग्रेविटी नेगेटिव जब जो है चीज़ ऊपर की तरफ जा रही हो। तो आ जाए इन दोनों सवालों को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा है मोशन अंडर ग्रेविटी में, कि मोशन अंडर ग्रेविटी रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज वर्टिकल मोशन इज़ अफेक्टेड बाय द preference of gravity, the force that attracts object towards its gravity, the motion of bodies under the influence of gravity, the equal of motion are। तो देखें यहाँ पर आपको यही बात की जा रही है कि जब जो है वो हमारे पास ग्रेविटी के अंडर मोशन हो रहा होता है, यानी जब कोई चीज़ जो है वो ग्रेविटी की वजह से मूव कर रही होती है, तो वो क्यों कर रही होती है, क्योंकि अर्थ की जो अट्रैक्शन है वो चीज़ को अपनी तरफ खींच रही होती है। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि जो मोशन या जो मूवमेंट हो रहा होता है अर्थ की अट्रैक्शन की वजह से, तो उसे बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, सिर्फ जो ग्रेविटी की वजह से हो रहा होता है। और इसमें जो एक्सेलरेशन होती है वो भी कांस्टेंट होती है, और उसकी वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, या मीटर पर सेकंड इन्वर्स स्क्वायर, मीटर सेकंड इन्वर्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें आपको जो है वो इक्वेशंस ऑफ मोशंस को भी सेट करा के दिया हुआ है, जहाँ जहाँ ए था वहाँ पर जी ले लिया है, और जहाँ जहाँ आपके पास एस था वहाँ पर एच ले लिया। तो जब भी मोशन हो रहा हो अर्थ की अट्रैक्शन की वजह से, तो उसमें ग्रेविटी की एक्सेलरेशन आती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये भी बात करते हैं कि हमारे पास जो है वो ग्रेविटी नेगेटिव क्यों ली जाती है जब वो मोशन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो, यानी कोई चीज़ नीचे से ऊपर जा रही हो। तो ग्रेविटी की वैल्यू यानी जो जी की वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको नेगेटिव क्यों लिया जाता है। तो इसको नेगेटिव इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये जो है हम ग्रेविटी के ख़िलाफ़ काम कर रहे होते हैं, ठीक है, हम जो है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहे होते हैं, क्योंकि ग्रेविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है हमें, लेकिन हम जो है वो अगेंस्ट जा रहे होते हैं ग्रेविटी के, यानी अर्थ जो है हमें अपनी तरफ खींच रहा होता है मुसलसल, लेकिन हम जो है वो ऊपर की तरफ जाते हैं, तो इसलिए ग्रेविटी जो है वो माइनस ली जाती है। और अगर नीचे की तरफ आएंगे तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, लेकिन जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये मैं अच्छी तरीके से आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब भी हम ऊपर की तरफ मोशन करते हैं, यानी फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर की तरफ जाते हैं, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि ये आपके पास फ्लोर ए है और ये बी है, तो जब भी आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो जी जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो जी जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। और ये जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो ये हो गया, अब आप इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट आपके पास जो अब हमारे पास सी है, यानी क्वेश्चन नंबर सी कह लीजिए, तो इसमें एक न्यूमेरिकल है, तो चलें उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डेटा बनाते हैं। तो कहा जा रहा है कि अ बॉल इज़ ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, गिवन डेटा क्या दिया हुआ है, एक बॉल है जिसे एक हाइट से ड्रॉप किया। अब वो चाहे वो बिल्डिंग पे थी या किसी पहाड़ पे थी ये नहीं बताया जा रहा, लेकिन सिर्फ एक हाइट से ड्रॉप किया। तो हाइट को हम एच से डिनोट करते हैं, और हाइट क्या थी 50 मीटर। अच्छा, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी बिफोर टचिंग ग्राउंड, ग्राउंड को टच करने से पहले, यानी क्या वेलोसिटी होगी बॉल के पास, आपने जो है ये बताना है, और उस टाइम से पहले जब कि वो ग्राउंड को टच करेगी। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी कोई चीज़ रेस्ट से शुरू हो तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या होती है, ज़ीरो होती है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास ज़ीरो होती है। इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, यहाँ आपसे फाइनल वेलोसिटी मांगी जा रही है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं मांगी जा रही। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास ये बॉल है, एक हाइट पर है, तो जब मैं इसे फेंकूँगा तो पहले तो ये रुकी भी होगी ना, उसके बाद मैं फेंकूँगा। ऐसा तो नहीं था कि ये पहले ही मूव कर रही थी फिर भी मैंने फेंक दी,
मुमकिन नहीं है, पहले रुकी हुई होगी, एक जगह पर स्टेबल होगी, उसके बाद मैं इसे फेंकूंगा तो मोशन करना शुरू करेगी। ठीक है, तो आपने जो है वो फाइनल वेलोसिटी बतानी है। तो यहाँ पर आपको जी की वैल्यू क्या दी हुई है, जी की वैल्यू दी हुई होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड, मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। अच्छा, तो फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, तो ये तो कांस्टेंट है, याद कर लीजिएगा जी की वैल्यू को। वी एफ पता करना है कि ग्राउंड से पे पहुंचने से पहले बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल यहाँ पर कि बिल्कुल टच करने वाली है, देख रहे हैं थोड़ा सा डिस्टेंस बाकी है अभी भी, बिल्कुल टच करने वाली है। तो इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी आपने ये बताना है। ठीक है, इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी आपने ये बताना है। सॉल्यूशन, तो सवाल कौन सा है, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मोशन ड्यू टू ग्रेविटी में हम क्या करते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन को तब्दील कर देते हैं। तो सबसे पहले तो ये सवाल है कि यहाँ पर कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। तो कौन सी ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसके अंदर डिस्टेंस भी आता हो, यानी हाइट एक डिस्टेंस ही है, लेंथ ही है एक, ठीक है, और उसके अंदर एक्सेलरेशन भी आती हो, चाहे वो ग्रेविटी की वजह से हो या हम जो है वो आर्म एक्सेलरेशन हो, और उसके अंदर फाइनल और इनिशियल वेलोसिटीज़ भी आती हो। तो ऐसी सिर्फ एक ही इक्वेशन है, और वो कौन सी है, थर्ड, वी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई का स्क्वायर प्लस 2AS। तो आपको पता है कि जब भी हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं तो A को बदल देते हैं G से, ठीक है, S को बदल देते हैं H से। तो ये सिर्फ किस लिए होता है कि जब मोशन वर्टिकल हो रहा हो, यानी ग्रेविटी की वजह से हो रहा हो, और यहाँ भी ग्रेविटी कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है, तो अब इसे सेट कर देते हैं, ए की जगह एस पुट कर देते हैं और ए की जगह जो है वो जी पुट कर देते हैं। ठीक है, जी पुट कर दिया और एस की जगह एच। तो अब आपको सब कुछ दिया हुआ है, निकाल लीजिए। तो वी एफ पता लगाता है जाए, तो वी आई कितनी दी हुई है आपको, 0, क्योंकि जब कोई भी चीज़ शुरू होगी चलने से तो पहले रुकी हुई होगी तो 0 होगी। ठीक है, तो ये 9.8, आप चाहें तो इसकी वैल्यू 10 भी डाल सकते हैं, लेकिन 9.8 डालने तो ठीक है, ये स्क्वायर है। ठीक है, इस फॉर्मूले में स्क्वायर आता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8, 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 50 कितना होता है हमारे पास, 980। स्क्वायर है, स्क्वायर ख़त्म करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या लेते हैं हम, स्क्वायर रूट, और वो भी बोथ साइड, दोनों तरफ। ठीक है, तो ये चलेंगे, लगा देता हूँ मैं इसके ऊपर, ये मैंने स्क्वायर रूट लगा दिया, इसके ऊपर भी आएगा जब उस पर लेंगे, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, तो ये वी एफ आ गई। ठीक है, तो जब हम जो है वो 980 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 4 और 14 5। ठीक है, इसको कैलकुलेटर से ही सॉल्व करना है। ठीक है, कैलकुलेटर में आपके पास स्क्वायर रूट का जो है वो ऑप्शन होता है, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको डेसिमल पॉइंट में लिखेंगे। कितनी है आपके पास, 31, आप चाहें तो सॉल्व कर लीजिएगा, 31.30। बस 2 पॉइंट डेसिमल के बाद 2 नंबर लिखिए, और यूनिट लाजमी लिखिएगा मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, डेसिमल के बाद 2 नंबर लिख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं लिखिएगा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलें, ये थोड़ा पीछे चला गया, ये थोड़ा उस तरफ चला गया, मैं इसे मिटा कर जो है ना थोड़ा आगे लिखता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, वी एफ इज़ इक्वल टू 31.30, ये पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट है, मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, यहाँ पर अब आपको नज़र आ रहा होगा सही तरीके से, ये आंसर है। चलो यहाँ लिख देता हूँ, ये आंसर है। ठीक है, सवाल हो गया हमारा, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला सवाल करते हैं, इसमें थोड़ी सी ट्रिक थी। ठीक है, ये सिंपल नहीं था। तो स्टूडेंट अब जो है अपना क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर डी है, जिसमें भी न्यूमेरिकल दिया हुआ है, बस थोड़ा सा जो है समझने वाला न्यूमेरिकल है, बाकी कोई मुश्किल नहीं है। तो गिवन डेटा सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, गिवन डेटा, तो ये जो है वो ई एन है। ठीक है, इसे मैं थोड़ा सही करके बना देता हूँ। तो गिवन डेटा में हमें क्या दिया हुआ है, इफ़ अ बॉडी इज़ थ्रो अप, बॉडी को जो है वो मतलब एक बॉल है, या बॉडी से मुराद ये नहीं जिस्म फेंका जा रहा है, बॉडी से मुराद कोई भी चीज़ है, जैसे बॉल हो गई या कोई पत्थर हो गया, उसे ऊपर फेंका जा रहा है विथ वर्टिकल वेलोसिटी। तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, उसकी वर्टिकल वेलोसिटी जो है हमारे पास वो क्या होगी, वी आई होगी। यानी हमारे पास उसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, हमारे पास उसकी वर्टिकल वेलोसिटी है। अब मुझे कैसे पता चल रहा है ये वी आई है, क्योंकि पहले दी हुई है। ठीक है, और इसे कहा भी नहीं जा रहा कि ये जो है वो फाइनल है, तो ये हम इसे क्या मानेंगे, इनिशियल। तो 50 मीटर सेकेंड इनवर्स, तो ये जो है आपके पास इनिशियल वेलोसिटी हो गई। अच्छा,
अब आ जाते हैं हमारे पास, कहा जा रहा है कि कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट विच बॉडी कैन रीच। तो आपने यहाँ इसकी मैक्सिमम हाइट पता करनी है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ वेलोसिटी से कैसे पता करेंगे, तो कोई मसला नहीं है, आपको कंडीशन दी हुई है, आपको जी की वैल्यू पता है ना, 9.8 मीटर सेकेंड इन्वर्स का स्क्वायर और नेगेटिव का साइन। अब नेगेटिव क्यों, नेगेटिव का साइन क्यों, यही सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा। मैंने बार बार कहा था कि जब भी कोई चीज़ ऊपर फेंकी जाएगी तो उसमें जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। क्यों, क्योंकि जी ग्रेविटी अपनी तरफ नीचे खींचती है, हम ऊपर जा रहे हैं तो नेगेटिव होगा। ठीक है, ग्रेविटी क्या करती है, वो बोलती है कि मेरी तरफ आओ। ठीक है, ग्रेविटी हमें नीचे की तरफ ला रही होती है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें नीचे की तरफ लाती है। हम जो है वो अगेंस्ट जा रहे हैं, यहाँ ऊपर जा रहे हैं, नीचे नहीं आ रहे, ऊपर जा रहे हैं, तो इसीलिए जी की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। जब भी ऊपर जाएंगे, किसी चीज़ को लेकर ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू नेगेटिव। वी एफ ज़ीरो। अब आप बोलेंगे सर ज़ीरो कैसे, इधर तो कहीं नहीं कहा हुआ है। जब बॉडी ऊपर जाएगी तो वापस नीचे भी तो आएगी, और जब वो ऊपर पहुंचेगी ना तो डायरेक्ट नीचे नहीं आ जाएगी, बल्कि थोड़ी देर ऊपर रुकेगी, बिल्कुल मामूली सेकंड्स के लिए रुकेगी, बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं, ऐसा नहीं 5-6 मिनट के लिए रुक जाए, बिल्कुल मामूली सेकंड्स के लिए बॉडी वहाँ पर जाके रेस्ट में आएगी। वरना अगर उसके पास वेलोसिटी ये मेंटेन रहेगी 50, तो वो वापस क्यों आएगी, वो तो ऊपर से ऊपर ही जाती जाएगी। एक वक्त स्टूडेंट ऐसा आएगा कि बॉडी रुकेगी, यानी थोड़ा से मिली सेकेंड के लिए, तो वहाँ फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो। तो जब बॉडी रुक गई तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं, तो वहाँ फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो ले ली जाएगी। ठीक है, जब भी कोई चीज़ ऊपर फेंकी जाती है तो वो थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंडों के लिए रुकती ज़रूर है, तो उस टाइम पर हम जो है वो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो लेते हैं। ठीक है, और जब कोई चीज़ रुकी हुई होती है और वो चलना शुरू होती है तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो लेते हैं, जैसा कि पहले पढ़ा। तो ये आपके पास जो है डेटा आ गया। अब आपने पता करना है हाइट, तो फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, बहुत जो है सिंपल चीज़ पता करनी है, बहुत सिंपल चीज़ आपने पता करनी है हाइट। हाइट क्यों, क्योंकि ऊपर चीज़ जा रही है। सोल्यूशन, अब कौन सा ऐसा फार्मूला है जो कि आप मुझे बताएंगे जिसके अंदर आपके पास वी आई भी आता हो, जी भी आता हो, वी एफ भी आता हो और एच आता हो और टाइम ना आता हो। तो फर्स्ट और सेकंड में टाइम आता है, ठीक है, लेकिन थर्ड में आपके पास टाइम का नामो निशान नहीं है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम नहीं है आपके पास। देखिए यहाँ पर 2AS, ठीक है, 2AS। लेकिन अब हमारे पास ये मोशन क्या हो रहा है, अंडर ग्रेविटी हो रहा है। ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी में क्या करते हैं, S और H को बदल देते हैं, A और S को बदल देते हैं। ठीक है, A को बदल देते हैं G में और S को बदल देते हैं हम H में। तो चलें आ जाए, पता क्या करनी है हमें, हाइट। ठीक है, तो पहले फार्मूला सेट होगा, स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई का स्क्वायर प्लस 2H, पहले G लिखते हैं। ठीक है, पहले A है ना तो G लिखते हैं, G और H। तो अब फार्मूला कराना पड़ेगा सेट, तो वी एफ उधर चला जाएगा, वी आई उधर चला जाएगा, तो वी एफ के साथ उधर आ जाएगा। तो वी आई को उधर जाने से क्या होगा, पॉजिटिव था वहाँ नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये ऐड हो रहा था ना, वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा, 2AG, तो 2AG मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर इज इक्वल टू H और नीचे आ गया 2G। तो अब वैल्यूज़ पुट करते हैं, पहले से यहाँ, पहले बस इसे लिख रहा हूँ, उससे बाद में कुछ और नहीं करा रहा। ठीक है, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारा जो आंसर है वो आ सके और हमें मुश्किल ना हो सॉल्व करने में। अच्छा, ये वी एफ क्या है, ज़ीरो, चाहे इसका कितनी बार भी स्क्वायर लो ज़ीरो ही रहेगा। वी आई क्या है, 50, स्क्वायर लेना पड़ेगा 2, और ये क्या है, जी हमारे पास नेगेटिव में 9.8। ठीक है, तो चलें एच पता लगाते हैं, कोई मुश्किल नहीं है एच पता लगाना। तो ये तो ज़ीरो हो गया, तो ख़त्म ही कर देते, कोई मसला ही नहीं है लिखने का। ठीक है, ज़ीरो किसी भी चीज़ से माइनस हो प्लस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आ गया माइनस, और 50 का स्क्वायर चेक करें कितना होता है, तो 50 का स्क्वायर हमारे पास होता है 500 आई थिंक, नहीं बल्कि 2500 होता है, 2500। अच्छा, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 9.8, 9.8 के साथ माइनस ज़रूर लगाइएगा, तो आपके पास आएगा 19.6। तो यहाँ जगह ख़त्म हो गई है, सब मिटा के ऊपर करते हैं, तो यहाँ माइनस ज़रूर लगा दीजिएगा। ठीक है, और ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया, 2500 अपॉन 19.6, तो 250 को, बल्कि 2500 है,
ठीक है, 2500 को डिवाइड करा दें 19.6 से तो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस हाइट आपके पास हो जाएगी 127, यानी 2500 को जब मैंने डिवाइड कराया 19.6 से तो मेरे पास आया 127, यानी 127.55 और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। यूनिट लगाए बगैर करा तो आंसर जो है वो गलत तो नहीं होगा, लेकिन आपने जो है वो एक चीज़ मिस कर दी, इस तरह से आपका नंबर कटेगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही आया है, कोई गड़बड़ी नहीं की हमने, और आप चाहें तो रिप्रूव भी कर सकते हैं। तो जितने भी कॉन्सेप्ट है मैंने आपको दे दिए कि जी मैंने नेगेटिव क्यों लिया और इस इक्वेशन ऑफ मोशन को क्यों तब्दील किया, किस तरह तब्दील किया, बता दिया। चलिए अब आगे करते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है हमारा आखिरी सवाल है। ठीक है, तमाम के तमाम चीज़ें कराई पिछली बार मैंने वीडियो में, यानी जो मैंने यूनिट 1 की वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमें फिजिकल क्वांटिटीज़ का जो चैप्टर था उसमें मैंने वीडियो अपलोड की थी, तो मैंने 2-3 सवाल छुड़वा दिए थे टाइम की वजह से। तो बच्चों का बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स रहा कि सर वो भी कराएं वो भी कराएं, तो वो मैं अभी तक तो नहीं करा सका, लेकिन मैंने अभी तक कोई भी इस सवाल में, यानी ये वाली एक्सरसाइज थी हमारी यूनिट 2 था, इसमें कुछ नहीं छुड़वाया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। और काफ़ी बच्चों ने मुझे कहा भी था कि मोशन अंडर ग्रेविटी के सवाल करा दें, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी के सवाल करा दें। ठीक है, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अ बॉल फॉल्स डाउन फ्रॉम टॉप ऑफ अ हाइट, एक बॉल को जो है वो आपने हाइट से फेंका। हाइट क्या है आपके पास, 70 मीटर। अच्छा, यहाँ पर वही बात आएगी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, कि देखें जब कोई चीज़ ऊपर रुकी भी होगी जब ही फेंका ना, अगर पहले से ही चल रही थी तो फिर आपने क्या फेंका, मतलब आप छत पे खड़े हुए, तो छत पे से कोई चीज़ फेंकेंगे तो पहले वो चीज़ रेस्ट में थी, आपके हाथ में थी, फिर आप फेंकेंगे ना तो वो चल रही होगी। जैसे ये आप खड़े हुए, डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, ये आप खड़े हुए, आपके हाथ में बॉल है और आप खड़े हुए बिल्डिंग पर। ठीक है, ये बिल्डिंग हो गई, तो जब आप यहाँ से किसी चीज़ को फेंकेंगे तो ये रेस्ट में होगी, फिर ये मोशन शुरू करेगी। तो जब ये रेस्ट में होगी तो इसकी वी तो ज़ीरो होगी ना। ठीक है, तो यहाँ भी बिल्कुल यही बात की जा रही है। ठीक है, ये बॉल बनाई है मैंने, हाथ नहीं है। ठीक है, तो ये वी ज़ीरो, किस तरह ज़ीरो ही बता दिया मैंने आपको। तो जी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव नेगेटिव, 9.8 पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि वो नीचे आएगी, बॉल ऊपर जाती तो नेगेटिव, नीचे आएगी तो पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा, तो जी कांस्टेंट है इसलिए मैंने लिख लिया। और आपको अगर नहीं भी समझ में आ रहा है ना डेटा तो जी लिख ही लीजिएगा, फिर भी कुछ ना कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, हाउ मच टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द ग्राउंड, तो बॉल ने कितना टाइम लिया ग्राउंड तक पहुंचने में, आपने बताना है, टू फाइंड। ठीक है, फाइंड करना है क्या, कि बॉल ने कितना, FIND, फाइंड क्या करना है कि बॉल ने कितना टाइम लिया ग्राउंड तक पहुंचने में, क्योंकि आप ऊपर से फेंक रहे हैं तो नीचे ग्राउंड पे भी तो आएगी ना कोई चीज़, तो कितना टाइम लिया वो बता दीजिएगा। सोल्यूशन लिखते हैं। चलें, अब आप मुझे बताएं कि मैं यहाँ कौन सा फार्मूला यूज़ करूँ जिसमें मेरे पास HB हो या S हो, A हो, VI हो और T हो, चारों चीज़ें हों, तो कौन सा फार्मूला मैं यूज़ करूँगा, विच फार्मूला विल आई यूज़ हेयर। तो आपने मुझे वो फार्मूला बता देना सिंपल। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ एक ही इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसके अंदर ये चारों चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो अब आपके ध्यान में आ गई होगी ये बात, S = VIT। लेकिन आप बोलेंगे हमें तो सर वो दिया हुआ ही नहीं है S, तो कोई बात नहीं, आपको पता है कि जब मोशन अंडर ग्रेविटी होता है तो S को बदल दिया जाता है H में और A को बदल दिया जाता है G में। तो अब तो हो गया आपका डेटा फुलफिल, H ये आ गया। बस ये बहुत सिंपल थे, लेकिन बस लॉजिक ना आने की वजह से थोड़े मुश्किल हो गए होंगे। ठीक है, S आपको पता है। ठीक है, अच्छा, VIT यहाँ पर क्या हो रहा है, एट, वहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, पूरा का पूरा VIT उठा के, सॉरी यहाँ पर हो रहा है एट तो वहाँ आके हो जाएगा माइनस। ठीक है, पूरा का पूरा यहाँ से उठा लिया मैंने, और ये बच गया मेरे पास 1/2 GT का स्क्वायर। तो ये 2 क्या हो रहा है यहाँ, डिवाइड, वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई H के साथ। ठीक है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करवाई, तमाम चीज़ें विथ डिटेल आपको समझाई हैं। G यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यहाँ के हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, ये यहाँ डिवाइड हो रहा था तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई, और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था तो नीचे आके डिवाइड हुआ। तो इस तरह का शायद हम पहले भी कर चुके हैं ये सवाल। तो H तो आपको दिया हुआ है 70, लेकिन आपको VI क्या दिया हुआ है 0, तो इससे क्या होगा, T भी 0 हो जाएगा, T जो है वो भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। तो जब भी आप करली ब्रैकेट इस्तेमाल, जब भी आप राउंड ब्रैकेट अंदर इस्तेमाल करेंगे ना, तो एक साथ 2 राउंड ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं हो सकता, ऐसे नहीं कर सकते, हमेशा इसको स्क्वायर ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप पहले ही सोच लीजिए कि स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल होगा या नहीं होगा। तो G लगा देते हैं 9.8, पॉजिटिव आएगी क्यों, बॉल नीचे आ रही है।
चलें भाई, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 70, ठीक है 9.8। तो ये टी का 70 से जब मैंने मल्टीप्लाई करा 2 तो आई थिंक 140 आएगा, ठीक है 140 डिवाइडेड बाय 9.8, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 70 कर लेते हैं जी, बिल्कुल 140 आ रहा है। वेरीफाई भी करा लेता हूँ मैं ताकि गलती होने की गुंजाइश ख़त्म हो जाए। तो सिंपल स्टूडेंट अब क्या करते हैं कि 140 में से डिवाइड करा देते हैं 9.8 को, ठीक है। आप चाहें तो 10 भी लिख सकते हैं ग्रेविटी की वैल्यू, लेकिन 9.8 लिखिएगा, ज़्यादा आंसर एक्यूरेट रहेगा आपका। तो आपके पास आ जाएगा 14 यानी 14.28। तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, क्यों? क्योंकि स्क्वायर ख़त्म करना है, स्क्वायर रूट, सॉरी टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड का मतलब दोनों तरफ, क्योंकि मैथ में जो चीज़ एक तरफ करते हैं वो दूसरी तरफ कराना लाजिम हो जाती है। तो ये मैंने कर दिया। चलें, ये हमारा जो है वो ख़त्म हो गया। मैथ में हमने 3 चैप्टर कर लिए, फिज़िक्स में हमने आज कितने चैप्टर कर लिए? स्क्वायर तो ख़त्म हो गया ना स्क्वायर रूट से। फिज़िक्स में हमने 2 चैप्टर अपने विद डिटेल, विद एक्सप्लेनेशन, विद MCQ सब मिलाकर जो है हमने कितने चैप्टर हो गए? हमारे 2 चैप्टर हो गए। तो इसके चैप्टर तो वैसे भी कम ही हैं, 9 चैप्टर हैं। मैथ के वैसे भी बहुत ज़्यादा चैप्टर हैं, तो सारे कराऊंगा इंशाल्लाह, तमाम चीज़ें लेके चलूँगा। तो उन बच्चों के लिए ज़्यादातर फ़ायदेमंद रहेगा जो कोचिंग को नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। ऐसे ही है, ठीक है। ये 5 नहीं बनाया और ना ही मैंने 5 बनाया है, ये S बनाया मैंने। तो मेरा 5 और S एक जैसा लग रहा होता है। तो ठीक है, हमारे पास आंसर आ गया। तो ये जो है हमने सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूँ कुछ भी आपको मुश्किल नहीं हुई होगी समझने में। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छी तरह बात समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कुछ समझ ना आया हो तो पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो कांटेक्ट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा कि ग्रुप में ऐड होने का क्या क्राइटेरिया है। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ कि ये जो है वो 6 नहीं आ रहे, ठीक है 6 नहीं आ रहे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश के नोट्स मैंने बना लिए हैं, फिज़िक्स के बन रहे हैं, मैथ के और इस्लामियत के 4 बन रहे हैं, बाकी इंग्लिश के भी बन चुके हैं, सिर्फ 3 जो है वो इन प्रोसेस हैं, 1 बन गया है। तो अगर आपको इंग्लिश के नोट चाहिए तो कांटेक्ट करिएगा, प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और उसकी फ़ीस 100 रुपीज़ रखी है, क्योंकि काफ़ी टाइम और काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगा है उसको बनाने में, वरना तो मेरी कोशिश थी कि फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँ। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, कुछ मुश्किल ना हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।